हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड जीके पीवाईक्यू एमसीक्यू सेट नंबर 2 को देखेंगे। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया है। मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 40 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, जो कि झारखंड के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो इनको हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो हमारी पूरी सीरीज है वो एक पेड ग्रुप के तहत चलाई जाती है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको जो पहला वीडियो था उसमें ही दे दिया है। ठीक है, तो मैं बार बार समय व्यर्थ नहीं करूंगा। तो ये हमारा ग्रुप है झारखंड जीके एमसीक्यू पेड टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें आपको 30 सेट मिलेंगे, 40 क्वेश्चंस के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, झारखंड पीवाईक्यू मिलेंगे, और टोटल हम लगभग 5000 प्लस प्रश्न इसमें करेंगे। ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से सारी चीजें आपको दी जाएगी। प्रिंटेबल पीडीएफ होगा तो आप प्रिंट भी करवा सकते हो। ये जो 1 जुलाई से ये टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, इसकी फी 121 है, 121 रुपये। बैच की जो वैलिडिटी है वो लगभग 1 साल आपको मिलेगी। टोटल 1 साल के बाद आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस संबंध में कैसे आपको परचेज करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई है। ये हमारा ये फ़ोन पे का यूपीआई है और ये गूगल पे का यूपीआई है। उसके बाद ये हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। तो कोई भी डाउट हो तो आप इस पे पूछ सकते हो, कॉल मत करिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम यूज़र नेम है, तो इस पे भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब हम अपनी जो वीडियो है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा सवाल है वो झारखंड की ट्राइब से है कि झारखंड के समस्त जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है: मुंडा, संथाल, उरांव, असुर। तो उरांव जो संथाल जनजाति है वो झारखंड में आपको सर्वाधिक देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल: नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन है? ये पीवाईक्यू में काफी बार पूछा गया है, बार बार ये सवाल पूछा जाता है। तो ये कल्चर एंड लिटरेचर से सवाल है, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं: रुद्र सिंह, बेनीराम महथा, धनीराम बख्शी, या फिर रघुनाथ नृपति। तो ये काफी बार पूछा गया है, तो यदि आपने कभी भी पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा। रघुनाथ जो नृपति है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 1886 ईस्वी में भीमराव सोलंकी ने शीर्षक व्याकरण ग्रंथ बनारस से प्रकाशित किया था। कौन सा जो ग्रंथ है वो भीमराव सोलंकी ने 1886 ईस्वी में प्रकाशित किया था? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो हो काजी, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि नागपुरी में लिखा गया पुस्तक नागवंशावली। नागवंश काफी झारखंड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनका हिस्ट्री काफी समृद्ध रहा है। तो नागवंशी बुक है, इसके लेखक कौन से हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो हरिनाथ शाहदेव, घासीराम, बेनीराम मेहता, या फिर कंचन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका आंसर बनेगा। बेनीराम मेहता के द्वारा नागवंशावली जो है वो लिखी गई है। ठीक है, 17वीं शताब्दी में रचित जगरामी रामायण किस भाषा के लिए एक सुंदर कृति है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जगरामी रामायण जो कि 17वीं शताब्दी में लिखी गई है, उसकी भाषा क्या है? तो उसकी भाषा जो है वो कुरमाली है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। उसकी भाषा कौन सी है? तो वो कुरमाली। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा रहा है कि पंडित राम चीज सिंह वल्लभ, पंडित राम चीज सिंह वल्लभ द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता पुस्तक का क्या नाम है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि पंडित राम चीज सिंह ने खड़ी बोली में एक कविता रचित की है। ठीक है, इसकी एक पुस्तक की रचना की है। उस रचना का नाम क्या है? तो भाग्य चक्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ में सेंट कोलंबे कॉलेज, सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग के किस नाम से जाना जाता था? ठीक है,
प्रारंभ में जो सेंट कोलंबा कॉलेज है उसे किस नाम से जाना जाता था, जो कि हजारीबाग में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। पहले इसका नाम डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाए कि झारखंड के नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन आपसे पूछा जा रहा है कि सही है, आप इस पे विचार करिएगा। तो कथन हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो कथन आपसे पूछा जा रहा है वो है कि इसकी स्थापना जो है वो 15 नवंबर 1954 को की गई थी। तो आपसे पूछा जा रहा है, आपको ध्यान रखना है कि आपसे सही का पूछा जा रहा है कि कौन-कौन सी चीजें सही होंगी। तो इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 को ही की गई थी, तो ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट 1 सही है, ठीक है। उसके बाद पहला बैच जो था वो 60 विद्यार्थियों के साथ शुरू हुआ था, तो यह भी जो कथन है वो सही है। तीसरा कथन है कि पहले प्राचार्य या फिर आचार्य उनका नाम चार्ल्स नेपियर था, तो यह भी कथन है वो सही है। यह झारखंड में गुमला जिले में स्थित है, तो ये जो सवाल होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये गुमला जिला में अवस्थित नहीं है, ये रांची में अवस्थित है, ठीक है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। 1, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। तो नेतरहाट कहाँ है? वो झारखंड के आसपास है, ठीक है। निम्नलिखित में से, झारखंड बोल रहा हूँ, रांची के आसपास है। निम्नलिखित में से किस तिथि को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस धनबाद जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यह आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 9 दिसंबर 1926। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, 9 दिसंबर 1926। 10वां नंबर का सवाल है कि झारखंड के किस शहर में मोहन कुमार मंगल स्टेडियम स्थित है? जो स्टेडियम्स हैं वहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो बोकारो स्टील सिटी जो है वहां पे ये स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 11वां नंबर का सवाल है कि झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा किस खेल से संबंधित है? आपके सिलेबस में दिया गया है खेल खिलाड़ी या फिर कोई भी झारखंड के ऐसे पर्सनैलिटी है जिन्होंने झारखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पे ऊंचा किया है, उससे सवाल आपको पूछा जाएगा। तो नीरज कुमार मिश्रा है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो शतरंज से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। 12वां नंबर का सवाल है कि भारतीय हॉकी टीम ने जसपाल सिंह के प्रथम कप्तानी में 1928 में ओलंपिक खेल में कौन सा मेडल प्राप्त किया था? तो भारत ने उस समय स्वर्ण जीता था, गोल्ड जीता था 1928 में। ये हर कोई जानता है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है वो नीचे ही आपको दिया हुआ है कि 13वां नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 ने 2020 तक 2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजित करने हेतु मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव झारखंड के किस जिले में किया है? ठीक है, ये 30 होना चाहिए, 20 नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो 13वां नंबर का सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये गोंडा हो जाएगा। गोंडा जिला है झारखंड में। 24 जिले हैं, ये आपको याद रखना है। दुमका जो होगा वो बंगाल के आसपास है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप याद नहीं रखते हो, यदि आप जिलों के नाम उनका लोकेशन याद नहीं रखते हो तो आपके प्रश्न जो है वो गलत होंगे ही, ठीक है। ये देवघर है, उसी टाइप उसी के आसपास है। आपको साहिबगंज मिल जाएगा, देवघर मिल जाएगा, जामताड़ा मिल जाएगा, वो बंगाल के साइड ही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपसे 14वां नंबर का सवाल पूछा है। दीपक मंडल जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो दीपक मंडल का संबंध जो है वो फुटबॉल से है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 15वां नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार भारतीय परिसीमन अधिनियम के प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 के अंतर्गत आने वाले सभी मुकदमे, अपीलों और आवेदनों पर लागू होता है? तो ये थोड़ा टफ सवाल है, ये जेपीएससी में पूछा गया है, वहां सिलेबस में ये दिया गया है।
लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कहा गया है कि आपको काश्तकार अधिनियम पढ़ना है, लेकिन पूरा झारखंड पढ़ना है तो काश्तकार अधिनियम से भी सवाल आएंगे। ठीक है, तो 1908 में ये पारित हो गया था, ये आपको याद रखना है। तो हमसे पूछा रहा है कि भारतीय परिसीमन अधिनियम के प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी जो अधिनियम है उसके में कितने तक वो लागू होगा, यही सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, कि छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 के अंतर्गत आने वाले सभी मुकदमे अपीलों एवं आवेदनों पर लागू होता है, किस सीमा तक लागू होता है, यही सवाल हमसे पूछा गया है। तो वो पूर्णतः लागू होता है या फिर लागू होंगे जहां तक इसके प्रावधान जो है वो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से संगत होंगे, वहां तक लागू होगा, या फिर पूर्णतः लागू नहीं होता है, या फिर न्यायालयों के निर्णय से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ से आंसर बनेगा। आप लॉजिकली भी कर सकते हो कि ये जो प्रावधान होंगे वह होगा, वह नहीं होगा। वो छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम से जहां तक संगत होगा वहां तक लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल भी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से ही है कि इसकी धारा 139 और धारा 139 दो के खंड 7 के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा किसी मुकदमे में पारित आदेश के विरुद्ध अपील जो है वो कहाँ की जा सकती है। तो वो अपील जो है वो न्यायिक आयुक्त अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष जो अवस्थित होते हैं उसी के अनुसार ये किया जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है। 17वां नंबर का सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधृति से अभिप्रेत है कि भूधारक का हित और इसके अंतर्गत अप वृत्ति आती है किंतु काश्तकारी नहीं। तो 17वां नंबर जो है उसका आंसर हो जाएगा मुंडारी खुट पटीदार। ये एग्जैक्ट याद रख लो, थोड़ा टफ है क्योंकि ये जीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया लागू होगी जब उपायुक्त के समक्ष मामले को विचारण होगा? क्या इस परिस्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता है वो लागू होगी? तो 18वां नंबर का सवाल है। तो राज्य सरकार विनिश्चय करेगी कि यदि कोई प्रक्रिया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत है या नहीं, है या फिर इसके तहत दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, तो ये राज्य निर्भर करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब 19वां नंबर का सवाल है कि धारा 17 जो कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत 1908 के अंतर्गत बंदोबस्त जो है वो रैयत वह व्यक्ति है जिसने 12 वर्षों तक जिसने 12 वर्षों तक इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या फिर पश्चात किसी ग्राम में स्थित रैयत भूमि को लगातार धारित किया है, तो वो उसके अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यही अधिनियम कहता है। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के तहत सरकार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान प्राधिकरण स्थापित करता है। उस प्राधिकरण की जो संरचना है वो कितने व्यक्तियों को मिलकर बनाई जाती है, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो वो एक व्यक्ति मिलकर बनाती है। ठीक है, वो एक व्यक्ति ही मिलकर बनाती है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास या फिर पुनर्स्थान अधिनियम 2013, ये डेट आपको याद रखनी है, यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। निम्न में से किस धारा के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? तो धारा 41 में। ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थारण अधिनियम 2013 में पारित हुआ था। यहाँ से सवाल आएगा कि संथाल परगना भूधारण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वो 1949 में पारित हुआ था। यही सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसकी धाराएं नहीं पूछी जाएगी। तो 1949 के जब तक आप बीपीएससी जेपीएससी नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो इसकी धारा में यह कहा गया है कि एक रैयत, रैयत माने तो जो खेत को जोतता है या फिर जिसके पास वो मालिकाना हक खेत का होता है, तो वो रैयत कहलाता है। ठीक है, तो एक रैयत को अधिकार है कि वह अपने जमीन पर भवन बना सकता है। तो वो किस धारा के तहत ये अधिकार दिया गया है? तो धारा 18 के तहत यह अधिकार दिया गया है। फिर वही सवाल, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949, ये आपको याद रखना है, 1949 में ये पारित हुआ था। इसके अनुसार खाली जोत से क्या तात्पर्य होता है? खाली जोत जो है वो क्या कहलाएगा कि कौन सा जमीन खाली जोत है?
तो परित्यक्त जोत, जिसको किसी ने जोता नहीं हो, जिसको परित्यक्त कर दिया गया हो, छोड़ दिया गया हो, कोई नहीं जोत रहा हो, तो वो खाली कहलाएगी। और जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर गया है। वैसे खेत जिनका रैयत जो था वो मर गया और अपना जो है उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया कि कौन होगा। जैसे सामान्यतः तो बेटे को मिल जाता है, लेकिन यदि वो अनाथ हो, उसका कोई परिवार ना हो, तो ऐसी परिस्थितियों में वो खाली जोत कहलाती है। ठीक है। फिर से संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 से सवाल है कि इसके अनुसार चारागाह भूखंड का प्रयोग तथा बंदोबस्त खेती हेतु किया जाता है। तो किसकी अनुमति से यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है? तो कभी आप ऐसी जो है वो भूमि को उपयोग में नहीं ला सकते हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर से उसी की धारा से सवाल है कि संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? तो यह सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा जब तक कि आप जेपीएससी नहीं दे रहे हो। तो धारा 67, लेकिन आपको ये 49 याद रखना है, 1908 याद रखना है और 2013 याद रखना है। 3 अधिनियम मैंने आपको बता दिया है अभी तक। छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम, फिर संथाल परगना भू धारण अधिनियम 1949 और जो घर से संबंधित अधिनियम था वो 2013, ये भी मैंने आपको बताया है। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में रैयत भूमि के विनियमन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो 26वां नंबर का सवाल ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, धारा 23। एफएसआई की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है वो उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत से कम दर्ज किया गया है? तो ये 19 की रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया है। अभी 21 की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसको मैं डिटेल से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, या फिर उस पर चर्चा, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे कर दूंगा। तो 27वां नंबर का सवाल आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है फॉरेस्ट से रिलेटेड। तो 27 नंबर का सवाल जामताड़ा हो जाएगा। ठीक है, जामताड़ा जो कि साइबर क्राइम के लिए नोटोरियस है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला कहलाता है? 2011 के जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? 28वां नंबर का सवाल है वो रांची हो जाएगा। वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला है? ठीक है, आपसे सवाल पूछा रहा है कि झारखंड का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है गिरिडीह, गुमला, रामगढ़ या फिर पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम इसका आंसर हो जाएगा। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम होता है तो पश्चिमी सिंहभूम है, वही इसका आंसर होगा, जो मध्य प्रदेश से सीमा लगाती है, छत्तीसगढ़ से सीमा लगाती है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि लाह, जिसे लाख भी बोलते हैं, वो किस किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे ज्यादा होता है? लाख का उत्पादन आप जानते हैं कि रांची में सबसे ज्यादा होता है, ये बार बार पूछा भी जाता है सवाल। तो कौन सी किस्म है उसका उत्पादन झारखंड में सबसे ज्यादा होता है, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो वैशाखी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 31वां नंबर का सवाल है कि हैंडलूम या फिर हथकरघा जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो हैंडलूम की सहकारी समितियों सबसे ज्यादा झारखंड के किस संभाग में है? हथकरघा जो कुटीर उद्योग होते हैं, हाथों से बनाने वाले जो कपड़े होते हैं, उसकी जो सहकारी समिति होती है वो झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगी? तो ये संथाल परगना में देखने को मिलेगी, जो कहाँ पे है? यदि आप झारखंड का मैप ऐसे ऐसे बनाते हो ना, झारखंड का मैप ऐसे तो है नहीं इस तरह से झारखंड, ठीक है, लेकिन मान लो कि ये झारखंड है, मुझे मैप उतना बनाना नहीं आता, तो ये वाला पार्ट जो होता है साहिबगंज के आसपास का, वही संथाल परगना कहलाता है। तो आपको याद रखना है, 31 का ए हो जाएगा। 32 नंबर का सवाल है कि किस किस्म की रेशम उत्पादन झारखंड में सबसे ज्यादा होती है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो तसर किस्म का जो रेशम होता है उसका उत्पादन सबसे अधिक होता है झारखंड में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना कब की गई? यहाँ पे आपसे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि
टेल्को ध्यान में ना रखकर टेल्को के स्पेलिंग में थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूजन हो जाए और आप इसको टिस्को पढ़ लो और आपको ऑप्शन पहला ही मिल जाएगा कि टिस्को का स्थापना 1907 में हुआ था। तो यहाँ से आपका उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये टिस्को नहीं है, ये टेल्को है। टेल्को की स्थापना 1945 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट सवाल है, बूढ़ा घाघरा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यह कौन सी नदी पे स्थित है? तो जो 34 नंबर है उसका आंसर होगा बुरहा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 35वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से झारखंड में सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? जो सबसे ऊंचा स्थान झारखंड में किसे माना जाता है? तो वो नेतरहाट को माना जाता है, जो कि मैंने बताया रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल 36वां है कि डाल्टेनगंज के नजदीक किस किस्म का लोहा अयस्क पाया जाता है? आप जानते हैं कि झारखंड में लोहा अयस्क काफी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो सवाल यह है कि झारखंड में कौन सा लोहा अयस्क सबसे अधिक मिलता है? क्योंकि आप जानते हैं कि लोहे के कई सारे अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। तो इनमें से कौन सा है वो डाल्टेनगंज के आसपास पाया जाता है, जो कि पलामू गढ़वा के आसपास का क्षेत्र है। जो डाल्टेनगंज होता है वो पलामू में ही आता है। तो कौन सा आंसर यहाँ पे होगा? तो मैग्नेटाइट पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 37वें नंबर सवाल की ओर। 37वां नंबर का सवाल थोड़ा सा बड़ा है। तो झारखंड पुनर्वास पुनर्स्थापित नीति 2008 के उद्देश्यों में क्या शामिल है? ठीक है, क्या शामिल है पूछा जा रहा है। तो केवल परियोजना के उद्देश्य में भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है। जहां तक संभव हो बंजर भूमि, कम उर्वरा शक्ति वाली या फिर गैर सिंचित भूमि पर परियोजनाएं स्थापित की जानी चाहिए, तो यह भी सही है। जहां तक संभव हो एससी एसटी समूहों की भूमि जो है बहुफसलीय भूमि या फिर सिंचित भूमि का इस्तेमाल यथासंभव नहीं की जानी चाहिए, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा आंसर बनेगा। 38वां नंबर का सवाल है कि झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार उन सभी परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास पुनर्स्थापन योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगी, जिसके लिए यह नीति लागू होती है। इस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? सवाल यह है कि झारखंड में एक अधिनियम है जिसको हम कह रहे हैं कि ये है झारखंड पुनर्वासन और पुनर्स्थापन नीति 2008। तो इसके अंतर्गत जितने भी पुनर्स्थापन होते हैं, इनसे संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, उनको निगरानी करने के लिए एक राज्य स्तर पर एक समिति बननी चाहिए, जो इसकी देख-रेख करेगा कि पुनर्वासन और पुनर्स्थापन जो है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब किसी भी जगह पे कोई प्लांट लगाया जाता है या फिर कोई जो है वो उद्योग लगाए जाते हैं, तो उनका पुनर्स्थापन की ज़रूरत होती है। तो ये सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देख-रेख करने के लिए एक समिति की आवश्यकता है। उस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं? यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो विकास आयुक्त, डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो इसका होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 39वां नंबर का सवाल है कि झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार परिवार किसको बोलेंगे? कि परिवार में कौन-कौन से जो है वो शामिल होंगे? ठीक है? तो ये पूरा ऑप्शन है, थोड़ा टाइपिंग में लगता है मिस्टेक हुई है। एक व्यक्ति और उसका जीवन साथी, ये ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है? एक व्यक्ति और उसका जीवन साथी, ये ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद उसके अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियां, उसके अविवाहित भाई और अविवाहित बहनें, तो सारे के सारे जो है वो परिवार में शामिल होते हैं। इसको आप करेक्ट कर लोगे। एक व्यक्ति और उसका जीवन साथी पूरा ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 40वां नंबर का सवाल है कि झारखंड उद्योग पुनर्वासन योजना 2003
पुनर्वासन या पुनरुद्धार के प्रस्ताव वाले सभी मामलों पर लागू होता है, जो कि है बंद इकाई व बीमार इकाई, कमजोर इकाइयां, ए और बी दोनों, नई स्थापित इकाइयां। तो ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा 40 के 40 सवाल जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। ये सवाल है वो जेपीएससी 2024 का जो पेपर 2 है उसमें ये सवाल पूछा गया था। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। इस जो सेट है इसका आंसर मैंने तुरंत नीचे दे रखा है, जिससे आप इसको बनाने के बाद अपना जो आंसर है वो चेक कर सकें और अपनी स्थिति है उसको पहचान सकें। तो आशा करता हूं आपको क्वेश्चंस जो है वो अच्छे लगे होंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप जो पेड टेस्ट ग्रुप है इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए 121 रुपये जो है वो पेमेंट दिया गया है। आपको मैंने अपना नंबर बता दिया है। आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो भी मैंने बता दिया, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। वहाँ पे जाके आप इस संदर्भ में जानकारी भी ले सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।